ओके। अब ये होता है कि नर्व इम्पल्स कितनी तरह का होता है। नर्व इम्पल्स क्या होता है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस जिसकी वजह से एक सिग्नल जनरेट होता है और वो सिग्नल फिर या तो ब्रेन की तरफ जाता है या ब्रेन से आता है, दैट इज द नर्व इम्पल्स। इस पर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज हमारी डिस्कशन नर्व इम्पल्स पे तो है भी नहीं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स कितनी तरह का होता है। देखो याद रखना, नर्व इम्पल्स इज ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस 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 इम्पल्स। सर ये कंटिन्यूअस इम्पल्स क्या होता है? ठीक है, याद रखना कि कंटिन्यूअस इम्पल्स सिर्फ और सिर्फ होता है ओनली इन अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। जितने अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनके अंदर आपके पास क्या होता है, या नॉन माइलिनेटेड, जिसे आप कह सकते हो अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड। जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, उनके अंदर जो नर्व इम्पल्स होता है दैट इज बेसिकली द कंटिन्यूअस नर्व इम्पल्स। अब ये कंटिन्यूअस नर्व इम्पल्स होता क्या है? लेट सपोज दिस इज द एक्सॉन। अब मैं इस एक्सॉन को थ्योरेटिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, थ्योरेटिकली, नॉट ऐसे ही होता है बट मैं थ्योरेटिकली डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, चलो। दिस इज द पार्ट नंबर वन, दिस इज द पार्ट नंबर टू एंड दिस इज द पार्ट नंबर थ्री। फॉर एग्जाम्पल आगे से एक सिग्नल आया, आगे से एक नर्व इम्पल्स आया। जब आगे से एक नर्व इम्पल्स आया तो नंबर वन, द पार्ट ऑफ एक्सॉन विच आई मेंशन्ड एज नंबर वन, उसमें क्या होगी? जल्दी बोलो। डिपोलराइजेशन होगी, रिपोलराइजेशन होगी, सब हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। तो दिस देयर इज नथिंग जो नहीं। बोलो भाई, क्या ख्याल है? पीछे से नर्व इम्पल्स आया, जब पीछे से नर्व इम्पल्स आया तो ये जो एक्सॉन है इसके पार्ट नंबर वन में डिपोलराइजेशन होगी, रिपोलराइजेशन होगी, डिपोलराइजेशन होगी। सो सबसे पहले मेम्ब्रेन का इतना पार्ट क्या होगा? डिपोलराइज होगा। चलो, ये मेम्ब्रेन का इतना पार्ट डिपोलराइज हो गया। अब जब इतना पार्ट डिपोलराइज हुआ तो डिपोलराइज होने के बाद कौन सा स्टेप आता है? बोलो 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 बोलो, मेरे साथ बोलो। कौन सा स्टेप आता है? रिपोलराइजेशन का स्टेप आता है। तो डिपोलराइजेशन पहले हुई, फिर रिपोलराइजेशन हुई। जब रिपोलराइजेशन हो रही थी तो ये वेव ऑफ डिपोलराइजेशन कहाँ गई? पार्ट नंबर टू पे चली गई, जाहिर सी बात है। पार्ट नंबर वन पे क्या होंगे? डिपोलराइजेशन पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे क्या होता है, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। अब वो सोडियम जो जिसने पार्ट नंबर वन में डिपोलराइजेशन करवाई थी, वो सिंपल फ्लो करता हुआ पार्ट नंबर टू में चला जाएगा। इसमें कोई मसला? बोलो भाई। जिस सोडियम ने पार्ट नंबर वन में डिपोलराइजेशन करवाई थी, वो सोडियम ट्रैवल करता हुआ पार्ट नंबर टू में चला जाएगा। अब जब वो सोडियम पार्ट नंबर टू पे जाएगा, उस वक्त पार्ट नंबर टू आरएमपी पे था। आरएमपी जब सोडियम आएगा तो आरएमपी बढ़ेगा या आरएमपी कम होगा? बोलो। यानी कि आरएमपी की वैल्यू पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी या नेगेटिविटी की तरफ जाएगी? आसान अल्फाज के अंदर आरएमपी की वैल्यू पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी, क्योंकि सोडियम आ रहा है, पॉजिटिव आइन आ रहे हैं, पॉजिटिव आइन आ रहे हैं तो अल्टीमेटली मेम्ब्रेन पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। अब जब मेम्ब्रेन पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी तो अगर इतना सोडियम मौजूद हुआ कि वो थ्रेशहोल्ड को क्रॉस कर दे तो क्या होगा? पार्ट नंबर टू में क्या जनरेट हो जाएगा? पार्ट नंबर टू में भी डिपोलराइजेशन जनरेट हो जाएगा, डिपोलराइजेशन हो जाएगी। जब पार्ट नंबर टू डिपोलराइज हो रहा होगा तो उस वक्त पार्ट नंबर वन क्या हो जाएगा? बोलो भाई, मेरे साथ बोलो। पार्ट नंबर वन क्या हो जाएगा? बोलो 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 बोलो। पार्ट नंबर वन क्या हो जाएगा? रिपोलराइजेशन की तरफ चला जाएगा। ठीक है। अब लेट सपोज पार्ट नंबर वन रिपोलराइजेशन की तरफ चला गया, पार्ट नंबर टू में डिपोलराइजेशन हो गई। गॉट इट? पार्ट नंबर टू में डिपोलराइजेशन हो गई, पार्ट नंबर वन रिपोलराइजेशन की तरफ चला गया। अब व्हाट अबाउट पार्ट थ्री? अब अगले स्टेप में क्या होगा? ये सोडियम ट्रैवल करता हुआ सीधा पार्ट टू से पार्ट थ्री में आ जाएगा। अब अगर ये सोडियम इतना हुआ कि थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर सका, तो पार्ट थ्री में क्या होने लगेगी? डिपोलराइजेशन। और जब पार्ट थ्री में डिपोलराइजेशन होने की लगेगी तो पार्ट टू में क्या हो जाएगी? रिपोलराइजेशन। और जब पार्ट टू में रिपोलराइजेशन होगी तो पार्ट वन में क्या हो जाएगा? आरएमपी हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है मेरी?
इतनी बात क्लियर हो रही है मेरी? बोलो भाई, इज इट क्लियर? चलो, समझ में आया। ओके। यानी कि अगर आप यहां पे देखो, तो यहां पे कंटिन्यूअस वेव जनरेट हो रही है, जो पूरे न्यूरॉन की लेंथ को ट्रैवल करती हुई जाएगी। दिस टाइप ऑफ इम्पल्स इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस नर्व इम्पल्स, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ देखने के अंदर मिलता है अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर। अब सवाल ये होता है कि सर क्या अनमाइलिनेटेड इम्पल्स की स्पीड वेलोसिटी ज्यादा होगी या कम होगी? क्या ख्याल है बच्चों? बोलो। अनमाइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर जो स्पीड होगी वो कम या ज्यादा होगी? कम होगी। तो कितनी होती है? इट्स अबाउट 1 to 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट मिल सकता है, बट कुछ बुक्स के अंदर आपको ये मिलता है, कुछ के अंदर डिफरेंट मिल सकता है, 1 to 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, कुछ किताबें इसे मीटर में भी कह रही होती हैं। ठीक है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन के। सही है, चलो। अच्छा, जबकि अगर मैं बात करूं दूसरी तरह के नर्व इम्पल्स की, द सेकेंड टाइप ऑफ नर्व इम्पल्स इज कॉल्ड द सॉल्टेटरी इम्पल्स। हाँ, तो द सेकेंड टाइप ऑफ इम्पल्स इज कॉल्ड द सॉल्टेटरी इम्पल्स। अब ये सॉल्टेटरी इम्पल्स क्या होता है? देखो, सॉल्टेटरी इम्पल्स के अंदर सॉल्टेटरी इम्पल्स के अंदर होगा ये कि पहली बात तो सॉल्टेटरी इम्पल्स होती कहाँ पे, याद रखना, सॉल्टेटरी इम्पल्स और सिर्फ आपको देखने को मिलती है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर, ओनली इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ठीक है, ये बात याद रखनी है। दूसरी बात ये कि सॉल्टेटरी इम्पल्स होती कैसे है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, लेट सपोज दिस इज द एक्सॉन, और ये क्या मौजूद है? ये आपके पास मौजूद है माइलिन शीट। ऐसा न्यूरॉन जिसके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड द माइलिनेटेड न्यूरॉन। सवाल ये होता है कि सर ये माइलिन शीट कौन बनाता है? तो हम डिस्कस कर चुके हैं। बोलो भाई, माइलिन शीट कौन बनाता है? जल्दी बोलो, माइलिन शीट कौन बनाता है? बेटा, अगर मेरी आवाज में इशू आ रहा है ना किसी को, तो वो वीपीएन कनेक्ट कर ले, उसके अलावा कोई हल नहीं है। आई एम रियली सॉरी, पाकिस्तान में इंटरनेट ऐसे ही चलता है। माइलिन शीट बोन मैरो में बनता है? क्या होता है बच्चा? माइलिन शीट कौन बनाता है? ऑलिगोडेंड्रोसाइट बनाते हैं सीएनएस में। और और शॉन सेन बनाते हैं आपके पीएनएस। सिंपल, आसान जबान में बात करो ना, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कोई भी चीज नई नहीं है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ओके। अब सवाल ये होता है कि सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या होती है माइलिन शीट के अंदर? आपको पता है कि सवाल ये होता है, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ सिंपली, क्या जहां पे इस एरिया पे माइलिन शीट प्रेजेंट है, तो क्या इस एरिया में कोई आयनिक आयनिक ट्रांसपोर्ट हो सकती है या नहीं हो सकती? सिंपल सा सवाल है। सवाल मेरा ये है कि जहां पे माइलिन प्रेजेंट है, क्या वहां पे कोई सोडियम आयन अंदर आ सकता है या कोई पोटासियम आयन बाहर जा सकता है? नहीं जा सकता, बिकॉज दिस माइलिन इज एक्चुअली impermeable फॉर डिफरेंट आयंस। दिस दिस माइलिन इज impermeable फॉर डिफरेंट आयन। जहां पे माइलिन शीट प्रेजेंट है, वहां पे कोई भी आयनिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। अब आपको पता है माइलिन शीट के दरमियान ये जो एरिया है जहां पे माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है, इस एरिया को आप कहते हो नोड ऑफ रैनवीर। ठीक है, नोड ऑफ रैनवीर का नाम देते हो। अब ये जो नोड ऑफ रैनवीर है,
ये वो एरिया है जहां पे माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है। अब जब यहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है तो सवाल ये होता है कि माइलिन शीथ जहां पे प्रेजेंट नहीं है वहां पे क्या डिफरेंट आइंस की ट्रांसपोर्ट हो सकती है या नहीं हो सकती? बोलो, जल्दी बोलो। बिल्कुल हो सकती है। इसका मतलब है दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट ओनली द पार्ट्स ऑफ द एक्सॉन वेयर माइलिन इज नॉट प्रेजेंट, दैट इज द नोड ऑफ रैनवीर, ओनली देयर द ओनली देयर द आयनिक ट्रांसपोर्ट इज पॉसिबल। गॉट इट? इतना समझ में आ जाता है? बोलो बोलो। इज इट क्लियर? जल्दी बोलो। ओके, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक नर्व इम्पल्स आया, एक नर्व इम्पल्स आया, और वो नर्व इम्पल्स लेट सपोज यहां आया, ठीक है। नर्व इम्पल्स आया इस वाले पार्ट पे। अब जब नर्व इम्पल्स इस वाले पार्ट पे आया, लेट सपोज नर्व इम्पल्स इतना स्ट्रांग था कि थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया। जब थ्रेशोल्ड क्रॉस होगा तो यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल खुलेंगे। जब वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल खुलेंगे तो सोडियम अंदर आएगा। आएगा या नहीं आएगा? जब सोडियम अंदर आएगा तो क्या होगा? डीपोलराइजेशन हो जाएगी। यानी कि इस पार्ट पे क्या हो जाएगी? डीपोलराइजेशन। अब जब इस पार्ट पे डीपोलराइजेशन हो गई, यहां पे कोई भी आयनिक ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कोई भी आयनिक ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे कोई भी आयनिक ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी सोडियम आयन पोटेशियम आयन ना खुलेंगे ना बंद होंगे, ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी। अभी ये वाला पार्ट क्या हो गया? डिपोलराइज हो गया। अब ये जो सोडियम अंदर आया था, ये सोडियम कुछ क्रॉस करके चला जाएगा यहां से यहां। अब जब ये यहां से यहां पहुंचेगा, तो अगर अगर ये सोडियम इतना हुआ कि इसने थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर दिया, तो यहां पे भी क्या जनरेट हो जाएगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो अगर आप देखो, यहां पे नर्व इम्पल्स इस तरीके से जा रहा है, यहां पे गया, देन उसके बाद यहां पे कोई नर्व इम्पल्स नहीं, यहाँ पे कोई भी डीपोलराइजेशन वगैरह नहीं हुई, और आयन सीधा यहाँ पे गए और यहाँ पे क्या हुई? डीपोलराइजेशन। इसी तरीके से फिर ट्रांसपोर्ट होगी इस तरीके से। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे जो नर्व इम्पल्स है वो जंपिंग स्टाइल में जा रहा है, जंपिंग मोशन में जा रहा है, जंपिंग पैटर्न पे जा रहा है, एंड दिस टाइप ऑफ इम्पल्स इज कॉल्ड द व्हाट? इस तरह की इम्पल्स को आप क्या कहते हो? बोलो मेरे साथ। दिस टाइप ऑफ इम्पल्स इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ इम्पल्स इज कॉल्ड व्हाट? बोलो 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 बोलो। सॉल्टेटरी कंडक्शन। इसे आप क्या कह रहे हो? सॉल्टेटरी कंडक्शन का नाम दे रहे हो। अब सवाल ये होता है कि सॉल्टेटरी कंडक्शन हाँ, सॉल्टेटरी कंडक्शन कितनी स्पीड पे ट्रांसमिट कर सकता है नर्व इम्पल्स को? तो बुक्स कहती हैं कि सॉल्टेटरी कंडक्शन के जरिए आप 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर सकते हो। तो अब मुझे बताओ कि कौन ज्यादा तेजी से नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा, माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड? बोलो, माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड? बोलो 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 बोलो। माइलिनेटेड, शाबाश। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर लेट सपोज, एक सिंपल सा सवाल है, सवाल ये है मेरा कि आई वांट टू एक्चुअली इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, तो मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ? अगर मुझे नर्व इम्पल्स की वेलोसिटी को बढ़ाना हो, मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ, इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स। तो कैसे बढ़ा सकता हूँ? सबसे पहले जल्दी बोलो, बोलो 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 बोलो। सबसे पहली चीज, आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ लिया? हाँ भाई, कितने लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी? बिल्कुल पढ़ा होगा। आपने वहां पे एक चीज पढ़ी होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया या डायमीटर कह लो, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, वहां पे आपने एक चीज पढ़ी होगी कि एक तार फॉर एग्जाम्पल पतला है, एक वायर है वो पतला है, और एक वायर है वो मोटा है। किस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी? किस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी? नंबर वन में, ये नंबर टू में? बोलो बोलो बोलो।
फिजिक्स आ रही है नंबर वन में। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होती है वहां वेलोसिटी ज्यादा होती है या कम होती है? तो आपका जवाब होगा वेलोसिटी कम होती है। बिल्कुल सेम कहानी अप्लाई होती है यहां पे। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स को बढ़ाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? द वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी कि एक न्यूरॉन वो है जिसका डायामीटर जिसका डायामीटर कम है, और एक न्यूरॉन वो है जिसका डायमीटर ज्यादा है। किसके अंदर वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स ज्यादा होगा? तो आप ये कहोगे कि जिसका डायमीटर ज्यादा है उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगी, जिसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगी उसके अंदर वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स ज्यादा होगी। ये बात क्लियर होती है? बोलो। अच्छा, सर दूसरी चीज क्या है जो वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स को बढ़ा सकती है? वो अभी हमने डिस्कस की, माइलिनेशन। माइलिनेशन करवाओगे वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स बढ़ जाएगी, माइलिनेशन नहीं करवाओगे वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स कम हो जाएगी। ऐसा क्यों है? एनी, आई वुड बी रियली इम्प्रेस बाय समवन अगर कोई मुझे बताए कि ऐसा क्यों है। आई आई नो कि मुझे इंटरेक्शन चाहिए होता है, इसलिए जवाब दिया करो। बोलो बोलो बोलो। माइलिनेशन से ऐसा क्या हो रहा है कि वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स बढ़ रही है? अभी मैंने आपको बताया कि जहां पे माइलिन शीथ प्रेजेंट है वहां पे तो कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होती, वहां पे कोई आयनिक ट्रांसपोर्ट नहीं होती, क्योंकि वहां पे कोई आयन आ अंदर आ नहीं सकता और बाहर जा नहीं सकता। only the area where myelin sheath is not present, only that region will undergo depolarization, and then ये जंप करके जाएगा दूसरी नोड ऑफ रैनवीर में, तीसरी नोड ऑफ रैनवीर में, और इस तरीके से चलता है। सिंपल। गॉट इट? गॉट इट बच्चों? इतना क्लियर है? चलो, अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस करें इसके। सबसे पहला आपके पास है, दैट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्सेप्ट। तमाम चीजें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से रिलेटेड हैं सिवाय किस चीज के? इट इज अ पोलराइज स्टेट, तो हमने डिस्कस किया था। आरएमपी पे क्या होता है भाई? अंदर नेगेटिव आइन ज्यादा होते हैं, बाहर पॉजिटिव आइन ज्यादा होते हैं। जब अंदर नेगेटिव आइन ज्यादा है, बाहर पॉजिटिव आइन ज्यादा है, तो आप तो ये कहोगे कि इट इज पोलराइज्ड। मोर सोडियम आउटसाइड, क्या बाहर सोडियम ज्यादा होता है? आप कहोगे बिल्कुल। बाहर सोडियम कितना ज्यादा होता है भाई? बाहर सोडियम बाहर सोडियम कितना ज्यादा होता है? एनीवन जल्दी बोलो, ये सब पढ़ चुके हैं। बाहर सोडियम 10 गुना ज्यादा होता है, ठीक है? बाहर सोडियम 10 गुना ज्यादा होता है, ठीक है? फिर मोर पोटासियम इनसाइड, अंदर पोटेशियम ज्यादा नहीं होता? बोलो भैया, अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है नहीं होता? आप कहोगे बिल्कुल, अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है। कितना पोटेशियम ज्यादा होता है? 30 टाइम ज्यादा होता है, ठीक है? देन अब एक ही ऑप्शन बचा है, बट उसको भी देख लेते हैं। चलो, चलो इधर देखो। देन मोर सोडियम आउटसाइड, नहीं भाई, बाहर सोडियम तो कम होता है, सो दिस इज नॉट रिलेटेड विद द resting membrane potential, so the answer would be option D. Got it? Clear? बोलो भैया। चलो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Now the next question is, resting membrane potential is established by all of the following except। याद है मैंने आपको कुछ फैक्टर्स पढ़ाए थे that are actually मेंटेनिंग द आरएमपी। सबसे पहला फैक्टर लीकी पोटेशियम चैनल। यस, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली आपके पास पोटेशियम लीकी चैनल्स ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आरएमपी मेंटेन रहता है। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, बिल्कुल आपने दूसरा फैक्टर पढ़ा था कि सोडियम पोटेशियम पंप होता है। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? आपके आरएमपी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है? ये भी हमने फैक्टर पढ़ लिया था। देन इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, नहीं, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट?
इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपोलराइजेशन। आपको पता है जब सोडियम अंदर आता है तो सोडियम के अंदर आने की वजह से अंदर होती है डीपोलराइजेशन। सो दिस इज नॉट रिलेटेड विद द आरएमपी, दिस इज नॉट द फैक्टर विच इज गोइंग टू एस्टैब्लिश द आरएमपी। सो द करेक्ट आंसर वुड बी, सो द करेक्ट आंसर वुड बी सी। किससे, किससे एस्टैब्लिश नहीं होता, तो आप क्या कहोगे करेक्ट आंसर क्या होगा? इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। ट्रिकी क्वेश्चन देखो, एक्सेप्ट पूछ रहे हैं, किससे नहीं होता, किससे नहीं होता? इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम से नहीं होता। ठीक है, गॉट इट, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़े बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीपोलराइज स्टेट ऑफ न्यूरोलीमा। न्यूरोलीमा की जो डीपोलराइज स्टेट होती है इज कैरेक्टराइज्ड बाय, डीपोलराइज स्टेट क्यों होती है, किसकी वजह से होती है? तो अभी हमने पढ़ा कि भाई ये है आपकी न्यूरोलीमा, ये है आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। अब जब सोडियम चैनल्स खुलते हैं और सोडियम अंदर आता है, सोडियम के अंदर आने की वजह से मेम्ब्रेन पॉजिटिविटी की तरफ जाती है, और मेम्ब्रेन जब पॉजिटिविटी की तरफ जाती है तो आपका डिपोलराइजेशन हो जाती है। इट मींस इनफ्लक्स ऑफ सोडियम इज रिलेटेड विद द डिपोलराइज्ड स्टेट। गॉट इट। चलो, the next question. The next question is the depolarized state of neurolema is achieved by the opening of. किसकी वजह से depolarization होती है? तो अभी हमने पढ़ा सोडियम चैनल्स खुलते हैं। कौन से सोडियम चैनल्स होते हैं? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। गॉट इट, इतना क्लियर है? चलो अगले कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस ले लेते हैं। चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ रिपोलराइजेशन स्टार्ट व्हेन डैश गेट्स ओपन। तो आपने पढ़ा था कि भाई ये आपका आरएमपी चल रहा था, ये थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ, ये डिपोलराइजेशन हुई, ये रिपोलराइजेशन हुई, देन हाइपरपोलराइजेशन हुई और फिर आरएमपी हो गया। तो ये डिपोलराइजेशन किस वजह से होती है? नंबर वन इज ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स। नंबर टू इज रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन क्यों होती थी? क्योंकि वोल्टेज गेटेड पोटासियम आयन चैनल खुलते थे। सो पोटासियम इज द राइट आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिपोलराइज न्यूरॉन हैज, ठीक है, रिपोलराइज न्यूरॉन, रिपोलराइज न्यूरॉन में क्या चीज है? क्वेश्चन नंबर सिक्स, रिपोलराइजेशन में क्या चीज मिलेगी? बोलो भैया। रिपोलराइजेशन में आपको पता है रिपोलराइजेशन में क्या होता है? डिपोलराइजेशन में क्या हुआ था? अंदर सोडियम आया था। जब अंदर सोडियम आया था तो सोडियम अंदर आ गया था, उसके बदले में आपने क्या किया था? पोटासियम को बाहर निकाला था। आपने क्या किया था? रिपोलराइजेशन में पोटासियम को बाहर निकाला था, पोटासियम को बाहर निकाला था। अब रिपोलराइजेशन के नतीजे में पोटासियम बाहर ज्यादा हो गया, सोडियम बाहर ज्यादा हो गया, पोटासियम बाहर ज्यादा हो गया, सॉरी पोटासियम अंदर ज्यादा हो गया ऑप्शन ए में, सोडियम बाहर ज्यादा हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है मोर पोटेशियम आउटसाइड। क्या आंसर होगा इसका? भाई सोडियम अंदर ज्यादा नहीं होगा क्योंकि आपने सोडियम को बाहर निकाल दिया, रिपोलराइज स्टेट की बात कर रहे हैं। मोर सोडियम आउटसाइड, सोडियम तो अंदर आ गया, सोडियम बाहर कहां ज्यादा रहेगा? मोर पोटासियम आउटसाइड, यस, क्योंकि पोटासियम का इफ्लक्स हो रहा है तो बाहर पोटासियम आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। ये हम डिस्कशन कर चुके हैं और इसको बहुत अच्छी तरीके से आपने क्लियरली देख लिया होगा। याद है बच्चों, हमने इस पे डिस्कशन की थी कि आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से दोबारा वापस लाई जाती है। डिस्कशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, इस पे कोई नई बात नहीं है, बस ये समझो गुज़िश्ता से पेवस्ता है, मतलब पिछले लेक्चर से रिलेटेड, सही है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वांट यू ऑल गाइस कि आप इसे सॉल्व करो। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सुकून से इसे सॉल्व करो। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सुकून से सॉल्व करो। आई वॉन्ट यू गाइस कि आप इसे खुद सॉल्व करो एंड डू लेट मी नो कि आपने इसे कैसे सॉल्व किया।
आई वुड बी रियली इम्प्रेस्ड बाय समवन कोई अगर मुझे इसका जवाब बता दे, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने 1 मिनट दिया। हाँ भाई, क्या जवाब आ रहा है? कितनों ने डीपीपी सॉल्व की थी, ताकि पता लगे ना कितने लोगों ने इसको करने की कोशिश की थी। इतने जबरदस्त क्वेश्चंस देता हूँ, कोशिश किया करो ना सॉल्व करने की। चलो अब इसको डिस्कस करते हैं। समझो, सबसे पहले तो कह रहा है द रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड वो होता है जब कोई भी नर्व इम्पल्स नया जनरेट नहीं हो सकता। सही है। लास्ट फॉर अबाउट 4 मिली सेकेंड्स। ठीक है। समझो, इसको समझने का बहुत आसान तरीका मैं बताता हूँ। समझो, एक एथलीट है, एक एथलीट है, और वो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी एग्जाम्पल गौर से सुनना। वो एथलीट है, एक शख्स है, वो एथलीट है। हर रेस के बाद वो 4 मिली सेकेंड का ब्रेक लेता है। कितना ब्रेक लेता है? 4 मिली सेकेंड का ब्रेक लेता है। 4 मिली सेकेंड का मतलब यह है कि 1 मिली सेकेंड में कितने सेकेंड्स होंगे? आसान जबान के अंदर अगर मैं बात करूं, 1 मिली सेकेंड में कितने कितने जो है वो सेकेंड्स होंगे? भाई, 1 सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मेनी मिली सेकेंड्स? 1000 मिली सेकेंड्स। ऐसे ही है। जल्दी बोलो। ऐसे ही है। अब सोचो, एक शख्स है, एग्जाम्पल, जस्ट हाइपोथेटिकली सोचो, एक शख्स है, हर रेस के बाद वो 4 मिली सेकेंड का ब्रेक लेता है। तो 1 मिनट में वो कितनी रेस दौड़ सकता है? सोचो, सोचो, सिंपल सिंपल। एक शख्स है, मैं फिर कह रहा हूं, एक शख्स है, वो हर रेस के बाद 4 मिली सेकेंड का ब्रेक लेता है। तो वो 1 सेकेंड में कितनी रेस कर सकता है? सिंपल। सिंपल क्या है भाई? वन डिवाइड, क्या करोगे? 1000 डिवाइडेड बाय 4। भाई, 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं। और और हर रेस के बाद वो 4 मिली सेकेंड का ब्रेक ले रहा है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1000 डिवाइडेड बाय 4, 250। 250। 250 रेसेस। सिंपल, आसान जबान में अगर मैं बात, क्या क्या आंसर निकाल लो बेटा? क्या आंसर निकाल लो? 250 आंसर आएगा। सो 250 इज द राइट आंसर। अगर इसको एक और तरीके से सुनना है तो एक और तरीके से सुन लो, एक और तरीके से सुन लो। ठीक।
चलो एक और तरीके से देख, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, और वो फॉर्मूला होता है, चलो मैं फॉर्मूला भी लिखवा ही देता हूँ, वेट। इसका एक फॉर्मूला होता है, इम्पल्सेस पर सेकेंड इज इक्वल टू, impulses per second is equal to 1 divided by refractory period लेकिन इन सेकेंड्स। चलो ये मैंने फॉर्मूला बता दिया, अब वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा। अब तो क्लियर हो जाएगा ना, रखो वैल्यू, रखो 1 डिवाइडेड बाय 4 मिली सेकेंड्स का मतलब ये है, मिली सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 0.004, 0.004। आंसर कितना आएगा बोलो, आंसर कितना आएगा, कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी, जल्दी कैलकुलेट करो। 250 impulses in a second, 250 impulses in a second। ये आंसर, ये इक्वेशन कहीं अपने पास नोट कर लो, कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। दिस इज सॉर्ट ऑफ न्यू क्वेश्चन, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ न्यू क्वेश्चन। सही है? चलो क्लियर है, आगे बढ़े। नंबर ऑफ इम्पल्सेस निकालने का ये सिंपल फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी ले लेते हैं। कितने क्वेश्चंस कर लिए भैया हमने, 7 क्वेश्चंस कर लिए ना, चलो और क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। चलो बाकी क्वेश्चंस के लिए भी देख लेते हैं। चलो कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी हम देख लेते हैं जल्दी से। अ, ये चलो, here are some न्यू क्वेश्चंस, उनको भी हम देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा अब आपसे कह रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट, तमाम चीजें करेक्ट हैं सिवाय किस चीज की, ठीक है। अब थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है बेटा, 1 मिली सेकेंड किसके बराबर होता है, 1 मिली सेकेंड किसके बराबर होता है, 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1000, सॉरी 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड। सिंपल सी बात है, ये मैथ्स के अंदर पढ़ते हो ना। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एक्सेप्ट, ठीक है, कौन सी सारी स्टेटमेंट ठीक है सिवाय, ड्यूरिंग आरएमपी वी हैव मोर सोडियम आइन आउटसाइड। क्या ऐसा है, बाहर सोडियम ज्यादा होता है, बिल्कुल। द ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल लीड्स टू द डिपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही कह रहा है। Repolarized neuron fiber has the same polarity as that of a polarized neuron fiber। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, बोलो भैया, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट ये ठीक है, बोलो। रीपोलराइज न्यूरॉन की पोलैरिटी, इट इज आस्किंग अबाउट द पोलैरिटी नॉट द आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सेम। देन the next point is for every 3 potassium that are actively transported inside
टू सोडियम पम्प्ड आउटसाइड, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको पता है सोडियम पोटेशियम पंप से तीन सोडियम तीन सोडियम अंदर से बाहर जाते हैं और दो पोटेशियम अंदर आते हैं, ऐसे ही होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज डू लेट मी नो, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। लेकिन यहां पे कह रहे हैं तीन पोटेशियम अंदर आ रहे हैं और दो बाहर जा रहे हैं, ऐसा होगा? ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, दिस इज नॉट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, देन what happens to the outside of the membrane during action potential process? जब एक्शन पोटेंशियल चल रहा है तो आउटसाइड क्या होगा? आउटसाइड इट बिकम मोर नेगेटिव, इट बिकम मोर पॉजिटिव, इट रिमेन अनचेंज, इट बिकम न्यूट्रल। ये तो बहुत सिंपल सा जवाब है, क्या आंसर होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 9। हाँ भाई, ए सिंपल। आपको पता है, अगर आपको याद हो, अगर मैं यहां पे बनाऊं दिस इज आरएमपी, आरएमपी पे अंदर नेगेटिविटी ज्यादा होती है, बाहर पॉजिटिविटी ज्यादा होती है। लेकिन जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है या डिपोलराइज स्टेट होती है तो बाहर नेगेटिविटी बढ़ जाती है, अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो दिस इज डिपोलराइज स्टेट, डिपोलराइजेशन। ठीक है, चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस टू द एक्सॉन मेम्ब्रेन ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन? रिपोलराइजेशन में क्या होता है? पोटेशियम आउटसाइड, पोटेशियम आयन डिफ्यूजेस इनटू द सेल? नहीं। आपको पता है रिपोलराइजेशन में क्या होता है? रिपोलराइजेशन में आपके पास पोटेशियम चैनल्स खुलते हैं और पोटेशियम बाहर जाता है। तो पोटेशियम अंदर तो नहीं आ रहा, पोटेशियम बाहर जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। सोडियम आयन डिफ्यूजेस आउट ऑफ द सेल, ये भी नहीं हो रहा। पोटेशियम आयन डिफ्यूजेस आउट ऑफ द सेल, यस दिस इज द राइट आंसर। मेरी बात क्लियर हो रही है? इज इट क्लियर? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े, कुछ और क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया ना, चलो अब 11 से 14 डिस्कस करते हैं। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज what is hyperpolarization in the context of neuron activity? Hyperpolarization क्या होती है? A state where sodium gate are fully open। अब हाइपरपोलराइजेशन में आपको क्या पता है? आपको पता है कि भाई जब रिपोलराइजेशन होती है तो आपके ये जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल है ये खुलते हैं। रिपोलराइजेशन में जब ये वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल खुलते हैं तो ये बंद होने में देर कर देते हैं। जब ये बंद होने में देर करते हैं तो अल्टीमेटली मेम्ब्रेन आरएफपी से ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द हाइपरपोलराइजेशन। तो क्या इट इज ड्यू टू वेयर द सोडियम गेट्स आर फुल्ली ओपन? नहीं। A state where the inside of the membrane become more positive? Nahi. A state where the inside of the cell become more negative? Yes. Yes. This is the right answer. So the correct answer would be option C. Okay. What occur at the peak of action potential? At the peak, पीक का मतलब है, आपने वो ग्राफ पढ़ा होगा कि ये आरएमपी है, ये थ्रेशोल्ड आया और जैसे ही थ्रेशोल्ड आया एकदम से डिपोलराइजेशन हुई, देन रिपोलराइजेशन हुई, देन मेम्ब्रेन थोड़ी सी कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। तो कह रहे हैं ये जो पीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर मैं इसको मार्क कर दूं ए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये वो पोटेंशियल है जो अबाउट +50 मिली वोल्ट का है और इस वोल्टेज पर सोडियम गेट्स बंद हो जाते हैं। सो सोडियम gates are going to be close। अगर यहां पे एक ऑप्शन होता, लेट सपोज एक ऑप्शन और होता, और वो होता कि पोटेशियम चैनल्स आर गोइंग टू ओपन, तो वो भी ठीक हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे है नहीं तो उसमें हम बात भी नहीं करते। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंसिक्वेंस ऑफ ओवरशूटिंग ड्यूरिंग हाइपरपोलराइजेशन?
ओवर शूटिंग का मतलब है हाइपर पोलराइजेशन में ओवर शूटिंग की वजह से क्या होगा। चलो अब इसके लिए मैं आपको सोचने का टाइम दे रहा हूँ, सोचो सुकून से और फिर मुझे बताओ। आई वॉन्ट योर आंसर्स। सोचो क्वेश्चन क्या है और पूछा क्या जा रहा है, जल्दी बताओ। हाँ भाई, चलो अब मैं आपके आंसर सुनना चाहता हूँ, अब मैं आपके आंसर सुनना चाहता हूँ। फिर मैं वही ग्राफ बनाऊंगा, आरएमपी, थ्रेशोल्ड, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन। अब ये ओवरशूट क्या है, सोचो अगर हाइपर पोलराइजेशन से और ज्यादा वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा। द न्यूरॉन कैन नॉट ट्रांसमिट सिग्नल, ऐसा तो नहीं। देखो पहले लेट सपोज मैं यहां पे दो ग्राफ ड्रॉ करता हूं, जस्ट गिव मी अ मिनट। लेट सपोज एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, और एक ग्राफ ये बना। राइट, ये नॉर्मल ग्राफ, ये थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ, ये डिपोलराइजेशन हुई, और डिपोलराइजेशन के बाद बहुत ज्यादा रिपोलराइजेशन, बहुत ज्यादा वैल्यू नेगेटिव। अब मुझे बताओ सिचुएशन नंबर बी में, जहां पे रिपोलराइजेशन बहुत हो गई, ओवरशूट हो गया रिपोलराइजेशन में, रिपोलराइजेशन की वैल्यू मेम्ब्रेन और ज्यादा नेगेटिव हो गई, वहां पे क्या सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होगा, नहीं हो तो जाएगा, बट अब आपको पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस लाना पड़ेगा। पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस लाने का मतलब यह है कि न्यूरॉन ज्यादा एक्साइटेबल हो गया या न्यूरॉन कम एक्साइटेबल हो गया। बोलो, सवाल बहुत सिंपल सा है, लॉजिकल, जस्ट लॉजिक। जिसको ये सारी बातें नहीं समझ में आ रही ना, वो मेरा पिछला लेक्चर जरूर देखे दोबारा। मेम्ब्रेन, न्यूरॉन लेस एक्साइटेबल हो गया, हाउ कैन यू से ज्यादा हो गया। भाई मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है, पहले पहले आपको मेम्ब्रेन को -90 से -70 तक लेकर जाना होगा। अब आपको -150 से -50 तक लेकर, किसमें ज्यादा मुशक्कत लगेगी, -150 से -50 तक ले जाने में। इसका मतलब ये है कि न्यूरॉन वन जिसके अंदर हाइपर पोलराइजेशन की जो वैल्यू है वो -90 है, और न्यूरॉन टू जहां पे हाइपर पोलराइजेशन में ओवरशूट हो गया है, वैल्यू और नेगेटिव हो गई है, -150 तक पहुंच गई है, तो अब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी 150 से प्लस -50 तक ले जाने में, थ्रेशोल्ड तक ले जाने में। इसका मतलब है न्यूरॉन ज्यादा एक्साइटेबल हो गया या न्यूरॉन कम एक्साइटेबल हो गया। बहुत सिंपल सा सवाल है, बोलो। न्यूरॉन कम एक्साइटेबल, शाबाश। अब सवाल ये होगा कि सर ये क्वेश्चंस बड़े अजीब से लग रहे हैं, क्या ये क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। अगर मेरा यकीन ना है ना, तो नम्स का 2024 का पेपर उठाना, बिलीव मी, बिलीव मी, इसी तरह के क्वेश्चंस नम्स 2024 के पेपर के अंदर आए हुए हैं।
इसी तरह के क्वेश्चन, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू सोडियम परमिएबिलिटी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन? सोडियम परमिएबिलिटी का क्या होता है आपको पता है? सोडियम परमिएबिलिटी कब ज्यादा होती है? डिपोलराइजेशन में। रिपोलराइजेशन में पोटेशियम की परमिएबिलिटी ज्यादा होती है, इट एक्चुअली डिक्रीजेस, इट एक्चुअली डिक्रीजेस। चलो, इतना क्लियर है? इज इट क्लियर?